हाय एवरीवन, वेलकम टू समरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे है, मतलब ये दोनों जो है वो ऑक्सीडेशन की इक्वेशंस हैं। ई नॉट वैल्यूज हमें गिवन है इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग। फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है हमें इस कॉम्प्लेक्स का। ये हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है, ये मेरे पास एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो मुझे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनानी है जिसमें मेरे पास ये जो है वो प्रोडक्ट बन रहा हो। तो ध्यान से देखो, इसमें ये हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड पे है, बट यहाँ पे मेरे पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास राइट साइड पे है, तो मुझे इसको इस सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करना है। सबसे पहले मैं करूंगी रिवर्स करूंगी सेकेंड इक्वेशन को। तो हमारे पास जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू जिंक। फर्स्ट इक्वेशन को रखो एज इट इज, जिंक प्लस 4 अमोनिया गिव्स यू जिंक NH3 4 प्लस 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक से जिंक कैंसिल, तो मेरे पास जो ओवरऑल सेल इक्वेशन आएगी वो आएगी जिंक 2 प्लस प्लस 4 अमोनिया ZnNH3 4 2 पॉजिटिव। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे मैं बोलूंगी फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसे फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब इसकी फॉर्मेशन का कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में होगी ऑब्वियसली, बिकॉज तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, जिसका नाम इस केस में फॉर्मेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए एक्सप्रेशन यूज करना है हमें। देखो, हमें पता है डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग KF। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। लेकिन इस केस में इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम के केस में हमें पता है डेल्टा जी जो होता है वो 0 होता है फॉर इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में 0 होता है तो ये तो खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव RT नेचुरल लॉग KF। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट कहाँ से आएगा, हमें पता है डेल्टा जी नॉट नेगेटिव NF माइनस NF ई नॉट सेल होता है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस RT नेचुरल लॉग KF। इसको सॉल्व करोगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो ई नॉट सेल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ई नॉट सेल। दिस विल बी इक्वल टू RT अपॉन NF और नेचुरल लॉग KF, नेचुरल लॉग KF। तो मैं नेचुरल लॉग को जब नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करूंगी तो हमारे पास ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, लॉग KF ये मेरे पास आएगा। तो मेरे पास लॉग KF किसके इक्वल आएगा, लॉग KF विल बी इक्वल टू NF अपॉन 2.303 RT ई नॉट सेल। अब n की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, सो ठीक है n की वैल्यू हमारे पास 2 है। N इज 2। फैराडे कांस्टेंट, R भी हमें पता है गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कुछ नहीं गिवन तो 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। ई नॉट सेल हमें जो है वो फाइंड आउट करना है कि ई नॉट सेल क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, इस सेल इक्वेशन के लिए ई नॉट सेल हमें निकालना है। हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो ई नॉट सेल होता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब कैथोड और ये दोनों हमारे पास जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स के फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं, दो इक्वेशंस में से कैथोड कौन से, कैथोड होता है जहां रिडक्शन हो रही है, तो सबसे पहली इक्वेशन जो है वो कैथोड है। और एनोड होती है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, सो दिस वन इज एनोड। और इसकी जो ई नॉट कैथोड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसमें मैंने देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, नेगेटिव 0.763 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है, एनोड। एनोड पे क्या होता है, होती तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, लेकिन हम लिखते क्या है ई नॉट एनोड को रिडक्शन की टर्म्स में। तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन की टर्म्स में तो ये भी होगा नेगेटिव 1.03 वोल्ट। अब मुझे ई नॉट सेल निकालना है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ यहाँ से। एक्सप्रेशन आई होप समझ में आ गया होगा, ये पूरी डेरिवेशन टाइप ऑफ थिंग कि हम किस तरह से जो है वो वैल्यू निकालते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये दोनों जो होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल्स के फॉर्म में होती है। कैथोड का जो है वो हमारे पास गिवन है नेगेटिव 0.763 वोल्ट माइनस, और ये ई नॉट एनोड हमारे पास है माइनस 1.03 वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा प्लस 0.267 वोल्ट। तो ई नॉट सेल भी हमने निकाल लिया, हमें सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 सेकेंड।
अब सिर्फ हमें यहाँ पे पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास log kf आ जाएगा, और वहां से kf निकालना तो बहुत सिंपल है। तो log kf विल बी इक्वल टू n है 2 f अपॉन 2.303 RT, E नॉट सेल इज 0.267, और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास होती है, इसको ध्यान से देखो, दिस इज 2 टाइम्स 0.267 डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.03। देखो यहाँ पे मैं वैल्यू भी लिख देती हूँ, अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वैल्यू देख लो हमारे पास, f अपॉन 2.303 आर, 1 सेकेंड, 2.303 RT अपॉन f की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0.0591। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज की है, ये इसका रेसिप्रोकल लेके यूज किया है यहाँ पे। तो log kf 9.03 है, तो kf विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9.03 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर 9। ऑप्शंस को देखोगे तो क्लियरली ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें करना क्या था, हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालनी थी इस कॉम्प्लेक्स की। तो जिसकी फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालनी होती है ना, उसका सबसे पहले तो उसको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखो, और इक्विलिब्रियम जो है वो एक्सप्रेशन लिखना है। इक्विलिब्रियम हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इस केस में हमारे पास डेल्टा जी जो होगा वो तो होगा क्लियरली जीरो, डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो NF E नॉट सेल से। और उसके बाद इस एक्सप्रेशन में पुट करके मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दोबारा लिख देती हूँ, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग KF। इस एक्सप्रेशन में पुट करके फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ A at 1000 केल्विन फॉलोज टू डिकम्पोजिशन पाथ्स। तो हमारे पास दो रिएक्शंस गिवन है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट्स गिवन है हमें। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड ऑफ P at 1000 केल्विन इज। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इन दो रिएक्शंस को ध्यान से देखोगे, तो A जो है वो हमारे पास एक तरफ तो दे रही है B प्लस C, और एक तरफ जो A है वो P प्लस Q दे रही है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो है केस, ये है पैरेलल रिएक्शन का केस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट है वो 3 सेकंड इनवर्स है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट है वो हमारे पास 5 सेकंड इनवर्स है। यूनिट से पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। ठीक है, हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है पी की। पी जो है इसको K2 मान लेते हैं, K2 की कॉरेस्पॉन्डिंग पी है। तो मेरे पास जो परसेंटेज यील्ड ऑफ पी होगा, दिस विल बी इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस K2, क्योंकि परसेंटेज है सो टाइम्स 100। ठीक है, तो K2 हमारे पास है 5, K1 प्लस K2 इज 5 प्लस 3, 8 सेकेंड इनवर्स टाइम्स 100। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 62.5%। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन जो था वो केमिकल काइनेटिक्स का था, बेस्ड था पैरेलल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट पे, कि अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट जो है वो दो पाथवे से इस तरह से प्रोडक्ट्स देता है, और हमें निकालना होता है किसी की भी परसेंटेज यील्ड, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रेट कांस्टेंट लेना है, डिवाइडेड बाय हमें टोटल रेट कांस्टेंट लेके टाइम्स 100 करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, द 1H NMR frequency at 1 Tesla is 42.4 megahertz. If the gyromagnetic ratios of 1H and 13C are this and this Tesla inverse, second inverse respectively, what will be the 13C frequency at 1 Tesla? ठीक है, चार ऑप्शंस हमें गिवन है। क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है NMR के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले मैं डेटा लिख देती हूँ कि क्या क्या गिवन है। एक तरफ हमें 1H NMR गिवन है, और एक तरफ हमें 13C NMR गिवन है। 1H NMR के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास 1 टेस्ला जो है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, और ये मेरे पास जो है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 42.4 मेगाहर्ट्ज। और गायरोमैग्नेटिक रेशियो को मैं गामा से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो गामा हमारे पास है 27 टाइम्स 10⁻⁷ टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये मेरे पास 1H NMR का डेटा है। 13C के लिए जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अगेन 1 टेस्ला है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे पास जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो है 6.75 टाइम्स 10⁻⁷ टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मुझे वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस देख लो, मेगाहर्ट्ज के टर्म्स में जो है वो चार ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन यूज होना है वो यूज होना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल फील्ड की। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी तो कांस्टेंट आएगा गामा अपॉन 2 पाई, वेयर गामा इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो।
ठीक है, जितने ज्यादा ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगी न्यू एच इज इक्वल्स टू गामा एच अपॉन 2 पाई बी नॉट। दोनों केसेस में एक्सटर्नल फील्ड सेम है तो बी नॉट एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग गामा सी अपॉन 2 पाई बी नॉट। ठीक है, अब मुझे न्यू सी निकालना है तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करूंगी आपस में। सो न्यू सी अपॉन न्यू एच विल बी इक्वल टू गामा सी अपॉन गामा एच। न्यू सी निकालने के लिए न्यू, 1 सेकेंड, न्यू सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड पे। सो न्यू एच टाइम्स गामा सी अपॉन गामा एच, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करोगे तो न्यू सी विल बी इक्वल टू, न्यू एच क्या है, 42.4 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। और हमारे पास जो गामा सी है, गामा सी हमारे पास क्या गिवन है, 1 सेकेंड, गामा सी हमारे पास क्या गिवन है, डेटा में देख लो, 6.75 टाइम्स 10⁻⁷ टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स, डिवाइडेड बाय गामा एच हमारे पास है 27 टाइम्स 10⁻⁷ टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स। टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारे पास सॉल्व करके आएगा वो मेगाहर्ट्ज में आएगा, जो कि आएगा 10.6 मेगाहर्ट्ज। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को डील करना था। इन दो ऑप्शंस को तो डायरेक्टली जो है वो एलिमिनेट कर सकते थे। वो कैसे, क्योंकि जो हमारे पास जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो न्यू होता है, वो गामा, जो गामा होता है और न्यू होता है वो आपस में, मतलब जितना ज्यादा न्यू होगा उतना ज्यादा गामा होगा, या जितना ज्यादा गामा होगा उतना ज्यादा न्यू होगा, मतलब ये दोनों आपस में जो है वो एक तरह से प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में मेरे पास ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी देखोगे, जो जो 1H है उससे तो हमारे पास जो कार्बन है उसकी कम होगी ना ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, तो इससे तो कम होगी, तो इन दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो और सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बस जो क्वेश्चन था वो इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड था, बस ये पता होना चाहिए था, बाकी सब कुछ जो था वो खुद से कर सकते थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज आल्सो फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। तो हमारे पास A टू I टू P इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस होती हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट होना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I वुड बी बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, मान लो मुझे I की बात करनी है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I, rate of formation of I will be equal to rate of consumption of I, rate of consumption of I। ये हमें कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की, जो आई, ये इंटरमीडिएट पे लगता है कि इंटरमीडिएट की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम इस तरह से डील करते हैं कि जैसे ही वो बना वो वैसे ही कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो जैसे जितनी रेट ऑफ फॉर्मेशन होगी उतनी ही रेट ऑफ कंजम्पशन होगी। तो मुझे ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है। सबसे पहली बात मुझे आई पे यूज करनी है। तो आई जो है वो पहली रिएक्शन में तो फॉर्म हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। अगली अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डी फॉर्मेशन कह लो या कंजम्पशन कह लो, रेट ऑफ कंजम्पशन और डी फॉर्मेशन ऑफ आई। इस रिएक्शन में ये जो है वो कंज्यूम हो रहा है, इसमें जो इसकी रेट ऑफ कंजम्पशन है वो है K2I, इस रेट से कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी, K1A इज इक्वल्स टू K2I। मुझे क्या बताना है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन बतानी है आई की। आई की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मुझे इसको एक तरफ रखना है और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, तो K1/K2A। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा या आंसर आएगा। ऑप्शंस को देखोगे तो क्लियरली जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इजी, बस बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड था, जो कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। इसको ना इस तरह से भी जो है वो समझ सकते हो कि अब आई है सो माइनस DI/dt विल बी इक्वल टू 0, कि क्योंकि इंटरमीडिएट है तो ये जो है वो जैसे ही बनेगा वैसे ही कंज्यूम हो जाएगा, तो इसकी जो रेट है वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि K1A बन रहा है तो पॉजिटिव, कंज्यूम हो रहा है तो नेगेटिव, K2I दिस विल बी इक्वल टू 0। कैसे भी इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका तो दोनों सेम है, बट कई बार ऐसे भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे ही बनने का रेट है K1A और कंजम्पशन का रेट है -K2I, तो हमने क्योंकि कंज्यूमर है तो नेगेटिव ले लो, होल इक्वल टू 0। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे।
लास्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। कंडक्टिविटीज ऑफ वाटर एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली soluble salt which is AB2 are 7 and 21 microsimon, और यहाँ पे मीटर इनवर्स है रिस्पेक्टिवली। गिवन लैम्डा नॉट हमें गिवन है A2 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास आयंस की जो है वो हमारे पास आयंस की कंडक्टिविटी है। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस है 12.72 मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये हमारे पास B2 नेगेटिव की जो है वो इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2 इन मोल पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन जो है वो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी किसकी? AB2 की। तो AB2 की सॉल्युबिलिटी निकालें, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेंशन भी है यहाँ पे कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है इस तरह से डिसोसिएट हो रहा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये कंप्लीटली जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो यहाँ पे मेरे पास देखो कंडक्टिविटीज, हमारे पास कंडक्टिविटी को हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। कापा हमारे पास वाटर की गिवन है विच इज 7 माइक्रो साइमन मीटर इनवर्स। और हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन की गिवन है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है वो है 21 माइक्रो साइमन मीटर इनवर्स। और हमारे पास जो है वो इन दोनों की गिवन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास AB2 भी है, जिसमें वाटर भी है। इन दोनों की जो है वो हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक तरह से जो है वो हम इस कंडक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। सो कापा ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडक्टिविटी इज बेसिकली नथिंग बट कापा ऑफ वाटर प्लस कापा ऑफ AB2। इन दोनों की कंडक्टिविटी हुई ना। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन AB2 और वाटर को मिला के बने ना। तो मुझे क्वेश्चन में कंडक्टिविटी AB2 की चाहिए थी, तो मुझे AB2 की कंडक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा? कापा ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन माइनस कापा ऑफ वाटर, इन दोनों की कंडक्टिविटी। तो हमें गिवन है सैचुरेटेड सोल्यूशन की 21 है, वाटर की हमारे पास 7 है, यूनिट सेम है तो 14 माइक्रोसाइमन मीटर इनवर्स। ये मेरे पास है कंडक्टिविटी AB2 की। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पहले मैं यहाँ पे रीजन बता देती हूँ, क्योंकि मुझे निकालनी है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मुझे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली किसकी इक्वल होती है? अगर मैं AB2 की बात करूँ कि मुझे AB2 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सो दिस इज इक्वल्स टू कापा ऑफ AB2। ठीक है, कापा ऑफ AB2 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स यहाँ पे मोलैरिटी होती थी ना, वो होती थी अगर हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट होता था। और यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए यहाँ पे होगी सॉल्युबिलिटी। तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है। इस एक्सप्रेशन में जो है वो ये हमारे पास क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB2। ये मेरे पास क्या है? दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ AB2 जो यहाँ से मेरे पास आई है 1000। तो चलो हमारे पास यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे इसके जो यूनिट्स होंगे वो मोल्स पर लीटर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, सॉर्टेड है। इसको हमें निकालना है, ये भी ठीक है, बट इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे कोलहार्श लॉ को। तो यहाँ से देखो इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। तो यहाँ पे मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी AB2 की क्या आएगी? दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ A2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी प्लस 2 टाइम्स लैम्डा ऑफ B2 माइनस। तो बस मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो मेरे पास यहाँ से लैम्डा नॉट AB2 आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इसकी आ जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 12.72 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स 7.64। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा 28 मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो यहाँ पे मिली साइमन है, यहाँ पे माइक्रो साइमन है, तो यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए इन सबको साइमन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइमन में कन्वर्ट करने का मतलब है 10⁻³ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 14 टाइम्स 10⁻⁻6 साइमन मीटर इनवर्स। मैं सभी को ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से कंडक्टिविटी जो के भी यूनिट्स ठीक हो गए, यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी के भी यूनिट्स ठीक हो गए। और यहाँ पे बस इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन द फाइनल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी किसकी? सॉल्युबिलिटी की। तो हमें क्योंकि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्युबिलिटी AB2 की किसके इक्वल आएगी? दिस विल बी इक्वल टू कापा AB2 डिवाइडेड बाय 1000
times lambda naught AB2 molar conductivity. So kappa की वैल्यू 14 times 10⁻⁻6 Simon meter inverse divided by 1000, तो चलो ठीक है, टाइम्स जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है 28 times 10⁻³ Simon meter square mole inverse. तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले तो मैं वैल्यू लिख देती हूँ. दिस विल बी इक्वल टू 0.5 times 10⁻⁻7. यूनिट्स की बात करें तो साइमन से साइमन कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर -3 में. ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वैल्यू आ गई ऑलरेडी. मोल 1 सेकेंड, यहाँ पे इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर -2, यस, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 times 10⁻⁻6. तो मोल मीटर -3. तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास कुछ तो प्रॉब्लम है. इन सारी वैल्यूज को जो हम पुट करेंगे, हमने सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा मीटर -3. ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी यहाँ से सॉल्व करके आएगा 0.5 times 10⁻⁸ आना चाहिए ना, यहाँ पे -8 आना चाहिए. तो इसको देख लेना, मोल मीटर -3. यूनिट्स में नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, बट यहाँ पे ना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 10⁻⁸ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा. क्योंकि देखो इसमें सिर्फ यूनिट्स का ही गेम था, इसको यूनिट्स को थोड़ा ध्यान रखना था. इसको ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैंने माइक्रो साइमन को साइमन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास लैम्डा नॉट था, इसको भी हमने मिली साइमन से जो है वो साइमन में कन्वर्ट कर दिया. बस इसको देख लेना अपने आप सॉल्व करके. यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ मैंने 1000 इंक्लूड किया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 रह गया. डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 10⁻⁻4 ही आएगा. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, बट ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. बट यूनिट्स मैंने सारे करेक्ट करके लिख दिए थे. यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती की है. यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, सब कुछ पुट करके हमारे पास आएगा 5 times 10⁻⁻4 मोल मीटर -3. सो ये हमारे पास आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो. क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत सिंपल है. बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था. सो दैट्स इट. आई होप कि वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच.